एवरीवन। देन आज हम करने वाले हैं प्रीवियस वीडियो में जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे, आज हम उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने देखा था हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस। अब जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। एक जो पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस होता है इज़ वन इन विच एविडेंस अबाउट अ हेल्थ प्रॉब्लम इज़ इनकम्प्लीट और अनक्लियर। मतलब इसमें जो भी एविडेंस होंगे ना वो इनकम्प्लीट से होते हैं और अनक्लियर होते हैं, जिससे हम क्या होता है एक पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं कि भाई ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन कंफर्म नहीं होता। अ पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस रिक्वायर्स मोर डेटा ईदर टू सपोर्ट और टू रिफ्यूज़ इट। तो पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है, या तो उसको सपोर्ट करने के लिए या फिर उसको रिफ्यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन ईटियोलॉजी, कि भाई पेशेंट अगर सोशली आइसोलेट हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। पेशेंट सोशल आइसोलेट तो हुआ लेकिन हमें उसके पीछे की ईटियोलॉजी नहीं पता है। तो पोटेंशियल रिस्क जो है कॉन्स्टिपेशन का एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फोर्स्ड बेड रेस्ट। अब देखो पोटेंशियल रिस्क आ रहा है इसमें कि भाई कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को हो रहा है तो हम इसका क्या निकालेंगे कि भाई ये पॉसिबल हो सकता है कि वो बार बार इन्फोर्स्ड, मतलब बिना इन्फोर्सली वो बेड रेस्ट कर रहा हो तब उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। लेकिन हम ये अनक्लियर है, इनकम्प्लीट चीज़ है, क्या पता उसको कॉन्स्टिपेशन एंजाइटी की वजह से हो रहा हो या कोई और कारण भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। एक क्लिनिकल जजमेंट होता है एक तरीके का जो डिस्क्राइब करता है एक स्पेसिफिक क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस को दैट अकर्स टुगेदर एंड आर बेस्ट एड्रेस टुगेदर एंड थ्रू सिमिलर इंटरवेंशंस। फॉर एग्जांपल रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, एक तरीके का रेप ट्रॉमा सिंड्रोम होता है। तो ये एक सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो एक स्पेसिफिक क्लस्टर होता है नर्सिंग डायग्नोसिस को जो साथ में चलते हैं, है ना। और ये बेस्ट एड्रेस होंगे इस साथ में, अगर जब इनको किया जाएगा तो ये बेस्ट एड्रेस होता है थ्रू सिमिलर इंटरवेंशंस के थ्रू। और इसका एक एग्जांपल होता है रेप ट्रॉमा सिंड्रोम। फॉर्मुलेटिंग द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द बेस्ट नंदा टू डिस्क्राइब योर पेशेंट्स प्रॉब्लम, you need to formulate a diagnostic statement. An actual has a three an actual diagnosis has a three-part statement. A risk diagnosis has a two-part statement, है ना। तो हमें डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करना है। अब हमने नर्सिंग डायग्नोसिस पढ़ तो लिया, अब डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट भी तो देनी है। तो बेस्ट नंदा को आइडेंटिफाई करते हुए अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक नर्सिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। और जो एक्चुअल डायग्नोसिस होता है, एक्चुअल डायग्नोसिस जो होगा उसकी 3 पार्ट स्टेटमेंट होती है और जो रिस्क डायग्नोसिस होता है उसकी 2 पार्ट स्टेटमेंट होती है। एक्चुअल डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट 3 पार्ट फॉर्मेट में होती है। 3 पार्ट्स कौन से हो गए? नंदा लेबल, रिलेटेड फैक्टर्स, फॉलोज नंदा एंड लिंक्ड बाय द वर्ड्स रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड फैक्टर्स में क्या होगा, जो ये नंदा को फॉलो करता है और ये कौन से वर्ड से रिलेटेड होगा, मतलब इसमें लिंक वर्ड्स कौन से हम यूज़ करेंगे, रिलेटेड टू वर्ड का हम यूज़ करेंगे। और पहला तो था नंदा लेबल, और थर्ड जो होता है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉलोज रिलेटेड फैक्टर्स एंड लिंक्ड बाय द वर्ड्स एज मैनिफेस्टेड बाय। तो इसलिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफाइन करने वाले, और ये रिलेटेड फैक्टर्स को फॉलो करते हैं। और कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे? एज मैनिफेस्टेड बाय। तो ये 3 पार्ट फॉर्मेट हो गया एक्चुअल डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट का। एक्चुअल डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट का एग्जांपल क्या हो गया? पहला क्या है, नंदा लेवल क्या दोगे आप कि इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी है ना। अब सेकंड आपको क्या देना है? सेकंड में हमने देखा था रिलेटेड फैक्टर्स बताने हैं इसके, है ना। तो आप रिलेटेड फैक्टर्स इस टर्म को यूज़ करने के लिए तो आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? रिलेटेड टू, वही चीज़ वहाँ पे बताइए। तो क्या लिखा है? रिलेटेड टू राइट R/T डिक्रीज्ड मोटर एबिलिटी एंड मसल वीकनेस। तो ये इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी क्यों हुई? क्योंकि डिक्रीज मोटर एबिलिटी जो थी वो कम हो गई थी और मसल भी वीक हो गई थी। अब लास्ट में आपका थर्ड स्टेप क्या आता है एक्चुअल डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मसल्स वीक तो हो गई हैं और लेस, और मोबिलिटी भी डिक्रीज, मोटर एबिलिटी डिक्रीज हो गई थी उसकी मसल वीकनेस की वजह से।
तो अब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम लिखेंगे एज मैनिफेस्टेड बाय। तो कैसे लिखेंगे? एज मैनिफेस्टेड बाय लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, उसका जो लिमिटेड मोशन रेंज ऑफ मोशन उसको लिमिट कर दिया गया। तो इम्पेयर्ड फिजिकल एबिलिटी, राइट मसल वीकनेस एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन एज मैनिफेस्टेड बाय रिलेटेड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। तो ये बन गया आपकी एक एक्चुअल डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बन गई। रिस्क डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट टू पार्ट फॉर्मेट है। कैसे? टू पार्ट्स में कैसे? नंदा लेबल, देन सेकेंडरी रिस्क फैक्टर्स फॉलोज नंदा लेबल एंड इज लिंक्ड बाय द वर्ड्स रिलेटेड टू। ये दो पार्ट्स में होगा। तो कैसे आ गया? रिस्क फॉर इम्पेयर्ड में फिजिकल मोबिलिटी, देन सेकेंड वन आ गया रिलेटेड टू राइट फुल लेग कास्ट। तो पूरा एक लेग कास्ट हो गया है इसका, लेग में इंजरी आ गई है तो उसकी वजह से फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो गई। तो राइट फुल लेग कास्ट हुआ था तो उसकी वजह से इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। तो स्टेटमेंट आपने क्या लिखी है? रिस्क फॉर इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, राइट फुल लेग कास्ट। Clarifying the related factors part of the diagnostic statement. You will often need to add words to the related to portion of an actual or a risk diagnostic statement to clarify the origin of the problem. अब आपको रिलेटेड फैक्टर्स को भी क्लैरिफाई करना होगा जो कि पार्ट है डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट का। तो आपको वर्ड्स भी ऐड करने पड़ सकते हैं रिलेटेड टू, पोर्शन, एक्चुअल और ये रिस्क डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट जो आपने दो तरीके की स्टेटमेंट बनाई थी उनमें, ताकि प्रॉब्लम का जो ओरिजिन है वो पता लग सके। तो ये वर्ड्स हैं ये फॉलो करेंगे रिलेटेड टू एंड और लिंक इट, इनको लिंक किया जाएगा वर्ड्स के साथ सेकेंडरी टू। सेकेंडरी टू लिख सकते हैं या फिर 2 डिग्री का साइन बना सकते हैं। नोट क्या लिखा है? दिस इज द ओनली वे अ मेडिकल, ये एक तरीका होता है मेडिकल बनाने का मेडिकल में। क्लैरिफाइंग द रिलेटेड फैक्टर्स पार्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और एग्जांपल्स आगे, एडिंग अ सेकेंडरी फैक्टर टू द रिलेटेड टू पार्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट फॉर क्लैरिफिकेशन के लिए। अगर आपको क्लैरिफिकेशन करना होगा तो आपको सिंपली सेकेंडरी वर्ड्स का, सेकेंडरी वर्ड का यूज़, सेकेंडरी फैक्टर का यूज़ ऐड ऑन करना पड़ेगा उस एक्चुअल या फिर रिस्क डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में। तो जो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी है ना, तो राइट मसल रिजिडिटी हो गई और ट्रिमर्स सेकेंडरी टू पार्किंसंस डिजीज as manifested by limited range of motion and compromised ability to move purposefully. तो इसमें आपने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी है तो उसका जो रिस्क फैक्टर वो क्या है? राइट मसल रिजिडिटी, राइट मसल रिजिडिटी, ट्रीमर्स, सेकेंडरी टू क्लैरिफिकेशन के लिए क्या आ गया? किस वजह से ये मसल रिजिडिटी हुई है अगर, और ट्रिमर्स आए हैं तो क्यों आए हैं? वो पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से आए हैं। और एज मैनिफेस्टेड बाय, जिसकी वजह से क्या हुआ? लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन हो गया और कॉम्प्रोमाइज एबिलिटी हो गई टू मूव पर्पसफुली। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, राइट इमोबिलिटी, सेकेंडरी फ्रैक्चर्ड हिप। तो इससे क्या होगा? आपको रिस्क हो जाएगा कि भाई स्किन इंटीग्रिटी का भी, स्किन जुड़ी रहे उसमें भी इम्पेयरमेंट हो सकती है और जो राइट इमोबिलिटी है उसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों? हाँ, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी और राइट इमोबिलिटी बन सकती है सेकेंडरी फ्रैक्चर्ड हिप। तो हिप फ्रैक्चर हो सकता है इस वजह से एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। Wellness diagnostic statement used when patient doesn't have a health problem but can attain higher level of health. Wellness diagnostic statement हमने एक तरीके की नर्सिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है, तो इसका हम कब यूज़ करेंगे? जब पेशेंट के पास में हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है बट अटेन कर रहा है वो हायर लेवल ऑफ हेल्थ को। ये एक ऐसा पार्ट स्टेटमेंट है जो कि किस चीज़ से कंसिस्ट करेगा? नंदा से। readiness for enhanced parenting, readiness for enhanced family processes, readiness for enhanced spiritual well-being। तो ये सारी चीज़ें वेलनेस डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है जो जिसमें कि पेशेंट जो है अपनी हायर लेवल ऑफ हेल्थ को अटेन कर रहा है। रेडीनेस फॉर
enhanced parenting, readiness for enhanced family processes, readiness for enhanced spiritual well-being. Components of nursing diagnosis. नर्सिंग डायग्नोसिस के कंपोनेंट्स क्या है? प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, द ईटियोलॉजी, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें. तो प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक लेबल. अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रॉब्लम देखेंगे और उसकी डेफिनेशन देखेंगे. तो प्रॉब्लम को आप और भी क्या बोल सकते हो? डायग्नोस्टिक लेबल भी बोल सकते हो. जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है वो डिस्क्राइब करती है क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम को और रिस्पॉन्स फॉर विच नर्सिंग थेरेपी इज गिवन. जो डायग्नोस्टिक लेवल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए. हर डायग्नोस्टिक लेवल अप्रूव्ड बाय नंदा से अप्रूव होना चाहिए और एक डेफिनेशन कैरी करनी चाहिए दैट क्लैरिफाई करती हो उसका मीनिंग. क्वालिफायर्स भी होने चाहिए. क्वालिफायर्स आप वर्ड्स होते हैं जिनको हम ऐड ऑन करते हैं टू सम नंदा लेवल्स में, जिससे उनको एडिशनल मीनिंग मिल सके डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में. फॉर एग्जांपल डिफिशिएंट, इम्पेयर्ड, इनफेक्टिव, डिक्रीज्ड, कंप्रोमाइज्ड, एक्यूट, क्रॉनिक, इम्बैलेंस्ड और इंटरप्टेड. ये सारे क्वालिफायर्स वर्ड्स होते हैं जो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट को एडिशनल मीनिंग देते हैं. देन सेकंड टर्म इज ईटियोलॉजी. मतलब ईटियोलॉजी का मतलब होता है रिलेटेड फैक्टर्स. हम बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर्स भी बोल सकते हैं. आइडेंटिफाई करता है एक या एक से ज़्यादा प्रॉबेबल कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम के क्या कारण हो सकते हैं और डायरेक्शंस देता है टू द रिक्वायर्ड नर्सिंग थेरेपी. जो रिक्वायर्ड नर्सिंग थेरेपी है उसको डायरेक्शंस देता है. एनेबल्स द नर्स टू इंडिविजुअलाइज क्लाइंट केयर. नर्सेस को एनेबल करता है कि ताकि वो क्लाइंट केयर को इंडिविजुअलाइज कर सकें, है ना. फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, तो ईटियोलॉजी क्या बनेगी? लॉन्ग टर्म लेग्जेटिव यूज़. ज़्यादा टाइम के लिए लेग्जेटिव यूज़ कर लोगे तब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है. इनएक्टिविटी एंड इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक. अच्छा, एक्टिविटी कम है और फ्लूइड इनटेक भी इनसफिशिएंट है. एंजाइटी क्यों हो रही है? थ्रेट टू फिजियोलॉजिक. अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होंगे कि थ्रेट टू फिजियोलॉजिक इंटीग्रिटी और पॉसिबल कैंसर डायग्नोसिस. जो पॉसिबल हो रहा है कैंसर डायग्नोसिस करें तो उस वजह से इसका कारण इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है और फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी की में थ्रेट है तो उस वजह से एंजाइटी हो रही है. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. जो क्लस्टर है साइंस एंड सिम्टम्स का बोल सकते हैं हम, जो इंडिकेट करेगा कि भाई प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक लेवल. जो एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक लेवल है उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करने वाले जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं उसके क्लस्टर. तो एक्चुअल डायग्नोसिस क्लाइंट के साइंस और सिम्टम्स आता है और रिस्क डायग्नोसिस में क्या आता है? नो सब्जेक्टिव साइंस आर प्रेजेंट. कोई भी ऐसे मतलब पेशेंट को जो चीज़ें फील हो रही हों वो साइंस प्रेजेंट नहीं हुई रिस्क डायग्नोसिस में. फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट्स. जो बेसिक 3 पार्ट नर्सिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है उसको PES फॉर्मेट भी बोला जाता है, जिसमें क्या चीज़ें आती हैं? प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी और साइंस और सिम्टम्स. तो क्या होगा? स्टेटमेंट आएगा क्लाइंट. प्रॉब्लम में क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम, नंदा लेवल जिसको हम बोलते हैं. सेकेंडली आता है ईटियोलॉजी, कॉजेज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम. साइंस ऑफ सिम्टम्स, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेड बाय द क्लाइंट. Acute pain related to abdominal surgery as evidenced by patient discomfort and pain scale. एक्यूट पेन हो रहा है जिस एब्डोमिनल सर्जरी रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट. उसकी वजह से क्या हो रहा है? पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है और पेन स्केल हो रहा है ना. तो प्रॉब्लम क्या है? पेन. ईटियोलॉजी क्या है? सर्जरी ऑफ एब्डोमेन. साइंस और सिम्टम्स क्या है? पेन स्केल और डिस्कम्फर्ट ऑफ पेशेंट. तो ये चीज़ आ गई. तो इसमें ये दिखा रहा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपकी ईटियोलॉजी और साइन और सिम्टम्स. सेकेंड एग्जांपल है इसका. तो डेफिशिएंट है फ्लूइड वॉल्यूम, प्रॉब्लम ये आ गई. कारण क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है. साइन और सिम्टम क्या होंगे? ड्राई स्किन, ड्राइनेस ऑफ द माउथ. एग्जाम्पल एक्यूट पेन है तो राइट सर्जिकल इंसिशन हुआ है एज एविडेंस्ड बाय वर्बलाइजेशन. राइट साइड में सर्जिकल इंसिशन हुआ है तो उससे क्या हो रहा है? एविडेंस क्या है इसका? वर्बलाइजेशन. तभी पेशेंट ऐसे आवाज़ करे एक्यूट पेन. और इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, राइट अक्यूमुलेशन ऑफ पल्मोनरी सिक्रीशंस,
related to accumulation of pulmonary secretions as evidenced by crackles on auscultation। जब हम पेशेंट को स्टेथोस्कोप से चेस्ट साइड में ऑस्कल्टेट करेंगे, है ना, तो तब क्या होगा, उसको क्रैकल साउंड सुनाई देंगे। वो क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि पल्मोनरी सिक्रीशन एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसका जो एयरवे है वो इनफेक्टिवली क्लियर नहीं, मतलब उसका क्लियरेंस प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो ये चीज़ है। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू अंडरलाइंग इन्फेक्शियस प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन्फेक्शन हुआ तब इन्फेक्शन की वजह से हाइपरथर्मिया हुआ, और उस वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस की क्लास आ गई।